अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम ले आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। आजकल हर दूसरा इंसान हड्डियों के मसाइल का शिकार है। किसी को घुटनों का मसला है तो किसी को कमर की दर्द है। तो इसके लिए आज हम आपके पास लेकर आए हैं अ स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इन सारी चीज़ों का हल। सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर अकमल ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो सर, बेसिकली जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुत सारे मसाइल हैं हड्डियों के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कंप्लेंट्स रहती हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द बैड न्यूट्रिशन या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेना या मे बी द बैड पॉस्चर। सो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं? बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हम रोज़ाना बेशुमार हड्डियों के मरीज़ देखते हैं। तो हड्डियों के मरीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं उसमें हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और घुटने के मसाइल बहुत ज़्यादा आम हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह पुअर न्यूट्रिशन होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, वेट का अनप्रपोर्शनेट तरीके से इंक्रीज़ होना, ये ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से उम्र के साथ साथ हड्डियों के मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से केटर कर सकते हैं? देखिए, मुख्तलिफ किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या उसको इलाज करने के लिए हमारे पास दो तरीक़ेकार होते हैं। पहले नंबर पे जो पहला तरीका है वो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। किसी भी बीमारी की हड्डियों के जितने भी मसाइल हैं, बेसिकली इनकी इब्तिदा एक लंबे अरसे पहले हो चुकी होती है। जब डाइट विटामिन डी या कैल्शियम डेफिशिएंट होगी तो एक टाइम आएगा कि आपकी हड्डियां उस विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कोप करने में नाकाम हो जाएंगी। उस टाइम पे आपको हड्डियों के मसाइल शुरू होते हैं जो छोटी मोटी दर्द से शुरू होते हैं और बाद में बड़ी बड़ी बीमारियों, हड्डियों के फ्रैक्चर तक को जन्म देते हैं। आजकल शायद ओवरवेट की वजह से या बैड न्यूट्रिशन की वजह से ही एक बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है, घुटनों का दर्द। स्पेशली ये जो एजड लोग हैं उनमें या ओवरवेटेड लोग हैं उनमें ही ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। सो इसकी क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए कि इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकें? देखें, घुटनों का जो दर्द होता है इसको हम आम जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली ये बोन्स की एक डीजनरेटिव डिजीज़ है। उम्र के साथ साथ हड्डियों में जिस तरह बाकी बॉडी में वियर एंड टियर आते हैं, इस तरह हड्डियों में भी वियर एंड टियर आते हैं। एक टाइम आता है जब हमारी बोन्स नई बननी बंद हो जाती हैं। 30 ईयर्स इज़ अ नंबर जब तक हमारी बोन्स टूट भी रही होती हैं और नई बन भी रही होती हैं। 30 ईयर्स इज़ अ कट ऑफ वैल्यू। 30 ईयर्स के बाद हमारी बोन्स की ग्रोथ होना रुक जाती है। तो इसके बाद 40-45 ईयर्स तक हमारी बोन्स बिल्कुल स्टैटिक रहती हैं। आफ्टर 45 ईयर्स हमारी बोन्स में डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बोन्स का मैस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की हाइट कम होती जाती है, उसकी लेंथ कम होती जाती है। इसकी बहुत बड़ी वजह डीजनरेटिव फिनोमेना है। बेसिकली दिस इज़ ए नेचर्स पाथवे। नेचर अपना रास्ता लेती है और नेचर के असूलों के मुताबिक हमारी हड्डियों में डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो किस एज में ये डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होना है और ऑस्टियोआर्थराइटिस किस एज में ज़्यादा होना है, ये डिपेंड करता है हमारे बोन स्टॉक पे। तो बेसिकली जो इनिशियल 30 ईयर्स होते हैं उनमें हमारा बोन स्टॉक या बोन मैस बन चुका होता है। तो जितना अच्छा बोन स्टॉक होगा, जितना अच्छा बोन मैस होगा, हमारी डीजनरेटिव डिजीज़ उतनी देर से आएगी या डीजनरेटिव डिजीज़ उतनी देर से हमारी हड्डियों और हमारे जोड़ों को इफ़ेक्ट कर सकेगी। तो बेसिकली होता ये है कि वो बच्चे या वो लोग जिनमें बचपन से विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी चल रही होती है या वो बचपन से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, तो उनका बोन स्टॉक, बोन डेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती जितनी बननी चाहिए। तो उनके ऊपर डीजनरेटिव डिजीज़ के असरात बहुत जल्दी आ जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इन 50 ईयर्स या 45 ईयर्स में बोन्स या जॉइंट्स के पेन्स का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनका बोन स्टॉक बहुत अच्छा होता है वो 70 ईयर्स या 75 ईयर्स तक बोन्स या जॉइंट्स के मसाइल का शिकार नहीं होते। तो इससे बचने का बहुत अच्छा तरीक़ाकार है कि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को या हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनमें विटामिन डी और अच्छी डाइट का ख्याल करें ताकि उनका बोन स्टॉक अच्छा बने। जब अच्छा बोन स्टॉक बनेगा तो डीजनरेटिव डिजीज़ को, बोन्स और जॉइंट्स को ख़राब करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो जैसे कि भी हमने बात की कि जो बच्चों का फूड साइकिल है दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड ताकि यू हैव अ बेटर बोन सिस्टम या वो जो भी है।
सो उसमें मेरा आपसे ये सवाल है कि डू दीज फिजी ड्रिंक्स जिनका कहा जाता है कि ये बोन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, तो क्या ये बात सच है कि बच्चों को ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, दिस इज़ हार्मफुल? डेफिनेटली जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितने भी होते हैं ये बच्चों को, बड़ों को, सब में जो हमारी बोन के मिनरल्स होते हैं उनको डिज़ोल्व करते हैं और बोन की स्ट्रेंथ, बोन की हेल्थ को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ये प्रोहिबिटेड हैं फॉर गुड बोन हेल्थ। और फॉर गुड बोन हेल्थ व्हाट शुड बी योर डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज? डेली फॉर गुड बोन हेल्थ वी हैव टू मेक आवर डाइट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. After diet we have to maintain our lifestyle, good lifestyle. After that we have to maintain our body physique. आपको न्यूट्रिशन के लिए, अच्छी खुराक के लिए ऐसी डाइट लेनी है जो विटामिन डी रिच हो, जो नेचर का सोर्स है। विटामिन डी के नेचर ने दो सोर्स दिए हैं। एक सोर्स हम जो मिल्क है, मिल्क इज़ रिच इन विटामिन डी। बेसिकली विटामिन डी इज़ फैट सॉल्युबल या मिल्क सॉल्युबल विटामिन है। तो हमें जो नेचर ने सोर्स दिया है विटामिन डी का वो मिल्क है। दूसरे नंबर पे हम सन बाथ ले सकते हैं, चूँकि हमारे इधर वी आर लिविंग इन मुस्लिम कंट्री, तो हम अपने जिस्म को ढांप के रखते हैं, तो दूसरा सोर्स हमारे लिए इतना अच्छा नहीं होता। मिल्क एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए हम अपना विटामिन डी का सोर्स को रिच कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या हमारा लाइफस्टाइल है या आप उसको एक्सरसाइज कह लें, तो हमारी एक्सरसाइज, कोई भी स्ट्रेच, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपकी बॉडी फिजिकली इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ गुड फॉर यू, दैट इज़ गुड फॉर योर बोन्स, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ। आजकल जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं फूड की और सप्लीमेंट्स वगैरह की, तो आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पाउडर्ड मिल्क या एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो रेकमेंड की जाती हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो उस पर व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, विटामिन डी एक एलोपैथिक मेडिसिन है जिसको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में आते जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गेट प्योर फूड्स। जब हम प्योर फूड से दूर हो जाते हैं, हमारी डाइट उस तरह से रियल या ओरिजिनल नहीं रहती, तो हमें बाकी मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन मसाइल में विटामिन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स का पूरा ना होना शामिल है। तो इनके लिए जो हमारे पास एक अल्टरनेटिव पाथवे है वो मेडिसिन्स की शक्ल में मल्टीविटामिन्स या स्पेसिफिक विटामिन्स का इनटेक है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर स्पेसिफिक विटामिन को आप रिकमेंडेड डोजेज के हिसाब से लें या खा लें या किसी से मशवरा लेके इस्तेमाल कर लें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। यही वजह है कि जितने भी विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स होते हैं ये ओवर द काउंटर बड़े आसानी से फार्मेसीज़ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह हमने फूड सप्लीमेंट्स की बात कर ली या फिजी ड्रिंक्स की बात कर ली, इनका तो इम्पैक्ट है। आजकल लोग बहुत कॉमन है, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना तो वो फ़ौरन सोशल मीडिया पे जाके सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, हर्बल रेमेडीज़ की तरफ चले जाएंगे, ना कि डॉक्टर्स से कंसल्ट करेंगे। सो इसकी वजह से कितना ज़्यादा जो है इस चीज़ में रिफ्ट आया है या यू फील लाइक कि ये गलत हो रहा है? देखिए, ये वाकई बहुत गलत हो रहा है। बेसिकली हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ क्वैकरी, कि आपको जो बीमारी है या आप जिस मसले से गुजर रहे हैं उसको आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय, चेक करने की बजाय खुद ही उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी या पढ़ना शुरू कर दिया। एक हद तक तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, शायद ये आपको इतना बता दे कि यू हैव व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, लेकिन उसके बाद उसका इलाज क्या होगा, उसमें कितने टाइम के लिए आपको कौन सी मूवमेंट करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या इलाज इख्तियार करना है, ये शायद आप गूगल से उस तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो डेफ़िनेटली आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आपको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट या प्रोफेशनल को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। सो दैट मीन्स के जो हम अक्सर रिसर्च खुद कर रहे होते हैं बैठकर, दैट इज़ इन अ वे गुड कि आपका अपना वो चीज़ तो है, बट अप टू सम एक्सटेंट। बट अगर आप उससे ज़्यादा आगे जाएंगे तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर माइंड हेल्थ। अगर आप एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे जिसके आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो दैट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर यू। नी पेन के अलावा द अदर मोस्ट कॉमन थिंग विच वी कैन सी इज़ बैक का पेन। बहुत ज़्यादा है लोगों को, उसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है और अब तो यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा है। उसके क्या रीजंस हैं और उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि
चलो वो पूरी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वी कैन टेक द प्रिएम्प्टिव मेजर्स। हमारी बैक जो है वो एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है जो मुख्तलिफ मोरों से मिलके बना होता है, तो डेफिनेटली ये एक नाजुक अज़ा भी है। इसकी एहतियात उतनी ही ज़रूरी है जितनी बॉडी के दूसरे अज़ा की एहतियात ज़रूरी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितना वाइटल है ये उतना ही नेगलेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी है। हमारी पूरी बॉडी का वेट बेसिकली जो हमारी स्पाइन है उसके ऊपर लाए कर रहा होता है। हम पूरी मूवमेंट हमारी स्पाइन के ऊपर हो रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पाइन की एहतियात, स्पाइन की जो केयर है हम उस तरह से नहीं करते। तो जो चीज़ हमारी स्पाइन को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है या कमर दर्द के मसाइल का सबब बनती है वो बैड पोस्चर है। हम मोबाइल, हम कंप्यूटर वर्क, हम सफ़र करते हुए अपना प्रॉपर आइडियल जो पोस्चर है वो मेंटेन नहीं रखते, जिसकी वजह से सारा प्रेशर हमारी बैक, लोअर बैक के ऊपर आता है। तो लोअर बैक के पेन्स बहुत कॉमन है, लोअर बैक के मरीज़ बहुत कॉमन है। तो जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो हमारा हर तीसरे या चौथे मरीज़ से सामना जो होता है वो कमर दर्द के मसाइल का शिकार होता है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपने पोस्चर्स ठीक कर लें, अपना बॉडी का वेट कंट्रोल कर लें, तो डेफिनेटली हमारे कमर के मसाइल कम हो जाएंगे, हमारे कमर के जो मरीज़ हैं वो कम हो जाएंगे। डू यू थिंक कि जो हमारे सोने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आप सोते किस पोजीशन में हो, वो पोजीशनिंग या सर के पीछे तकिया रखना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आपको ये चीज़ स्टार्ट होती है? सोना या बेड इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बेसिकली हम लोग तो कहते हैं, बीइंग प्रोफेशनल, तो हम कहते हैं आपको जिस तरह के बिस्तर पे नींद आती है आप सोएं, अपनी नींद पूरी करें। जो गर्दन के पीछे तकिया रखना या बेड पोस्टर बना के बैठना, उसके ज़रिए जो पेन होती है, जो उसके बाद पेन निकलती है, वो बेसिकली आपकी गर्दन के मोरों में या कमर के ऊपर वाले हिस्से में निकलती है। तो गर्दन के दर्द और कमर के ऊपर वाले हिस्से के दर्द वो एक अलग बीमारी है। जो कमर के निचले हिस्से में या लंबोसेक्रल स्पाइन के पेन्स हैं वो एक अलग मसला है। तो हमने ये सारी बातें तो कर ली कि बैड पोस्चर या सोने का तरीका शायद गलत हो सकता है। अक्सर ऐसे होता है कि हमें कोई कहीं पे भी बॉडी में पेन फील होती है, किसी भी बॉडी पार्ट में, तो हम उसको निगलेक्ट करते रहते हैं कि अच्छा आज नहीं, कल चले जाएंगे, पहले ये चीज़ कर लेंगे। कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे यू फील लाइक कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है कि नाउ यू हैव टू गो एंड विजिट द डॉक्टर? देखें, दिस इज़ अ मॉडर्न वर्ल्ड। साइंस ने, मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। अब वो टाइम नहीं है कि हम बीमारी कोई शुरू हो तो वेट करते रहें और उसके एडवर्स कंडीशन में जाने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जाएं। बेसिकली जो रिकमेंडेड है वो तो यही है कि जब भी आपको कोई मसला स्टार्ट हो या कोई आपको एबनॉर्मल चीज़ फ़ील हो तो आपको फ़ौरन अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके साथ डिस्कस करके उसके ज़रूरी टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए। किसी भी चीज़ को लापरवाही के नज़र नहीं होने देना चाहिए। अभी जिस तरह आपने ही मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक मेजर बूस्ट है अब, सो उस चीज़ का रोल यहाँ ऑर्थोपेडिक वाली साइड में किस तरह का है? बहुत अच्छा रोल है जी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज़ आ गई हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ आ गई हैं। हाँ, वो जो बॉडी के वो जोड़ जो मुकम्मल तौर पे नाकारा हो जाते हैं, हम उनको बिल्कुल बदल के नए जोड़ डाल सकते हैं। बॉडी के वो पट्टे जो बिल्कुल टूट जाते हैं और नाकारा हो जाते हैं, हम उन पट्टों को नया डाल सकते हैं। आजकल एक बड़ी उभरती हुई फील्ड है स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसमें बेसिकली होता ये है कि जोड़ों के अंदर जो नरम पट्टे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो स्पोर्ट्समैन इंजरीज़ का बहुत कॉमन शिकार होते हैं। पहले आपने सुना होगा, पहले हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन होते थे वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पर मुल्क से बाहर जाते थे। तो अब पाकिस्तान में एक उभरती हुई फील्ड है स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसमें जो जोड़ों के पट्टे हैं वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के ज़रिए, ऑर्थ्रोस्कोपी के ज़रिए नए डाले जाते हैं और ये इलाज अब पाकिस्तान में मुमकिन है। ये जदीद टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आ चुकी है। अच्छा, इस चीज़ में लोगों को ना अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। आज भी लोग पाकिस्तान में ना इलाज करवाने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि शायद ये वो उनके दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई है कि शायद हम जाएंगे तो हमें प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसमें हम लोगों को कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें, हेल्थ जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो डेफिनेटली उतना मजबूत सिस्टम नहीं है जितना सारी दुनिया में होता है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड है। वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर जब बर्डन पड़ता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोलैप्स कर जाता है। तो बाकी जो हमारी गाइडलाइंस हैं, हमारे तरीका इलाज हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, वो सारे वही हैं
जो दुनिया के किसी भी मॉडर्न मुल्क में होते हैं। तो अगर आप ये कहें कि हमें जो हमारा हेल्थ का निज़ाम है या तरीका इलाज है उस पर एतबार करने की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये सिंपल आंसर इज़ यस। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, हमें इस पर एतबार करना चाहिए। हमारा जो तरीका इलाज हैं, जो हमारे डॉक्टर ट्रेंड हैं, मोस्टली हमारे डॉक्टर ब्रिटिश या अमेरिकन ट्रेंड हैं, तो हमारे हेल्थ के निज़ाम में बहुत काबिल और बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप हेल्थ के निज़ाम पे एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ है लोगों में, ये डर है। लोग बाहर जाके ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे दे डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क। लेकिन विद टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे मरीज़ भी हैं जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में अपना इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि जो इलाज बाहर बहुत महंगा होता है पाकिस्तान में वो बहुत कम पैसों के साथ और बहुत जल्दी हो जाता है। ना बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और ना बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो बहुत से मुल्क इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज़म, कि लोग ऐसे कंट्री से जहाँ पे किसी चीज़ का इलाज बहुत महंगा होता है, ट्रैवल करके ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ इलाज बहुत सस्ता होता है। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ पे मेडिकल टूरिज़म बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हमने खैर बहुत सारी चीज़ों पे अभी बात की, वो चाहे आपके पोस्चर्स हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल है या आपका न्यूट्रिशन सिस्टम या सारा कुछ। सो अब एंडिंग नोट की तरफ जाते हुए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक मैसेज दें, एक अवेयरनेस दें कि कैसे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू फूड या थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है वो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चे, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। हमारी बच्चों की गुड डाइट, हमारी बच्चों के विटामिन्स और मिनरल्स और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना इतना ही ज़रूरी है जितना किसी बड़े इंसान की खुराक ज़रूरी है। तो बच्चों की डाइट, बच्चा आमतौर पे देखा जाता है कि 6 माह तक बच्चा माँ का मदर फीड के ऊपर होता है और उसके बाद उसको फीडर वाला या डब्बे वाले दूध पे डाल दिया जाता है, जो उसके लिए काफ़ी नहीं होता। तो बच्चों को 6 माह की उम्र से वीनिंग स्टार्ट कराएं, उनकी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें, उनके मिनरल्स, विटामिन्स ऑफनली उनका चेकअप करवाते रहें, उनकी लाइफस्टाइल को देखते रहें। उसके बाद जब बच्चा 14, 15, 18 साल का जाता है तो बच्चों की पोस्चर, बच्चों की एक्सरसाइज, बच्चों की हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ख़ास नज़र रखनी चाहिए ताकि उनका प्रॉपर बोन स्टॉक डेवलप हो सके। और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और उनका इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए ताकि बच्चों की बोन्स और हड्डियाँ एक दफ़ा डेवलप हो जाएं। जब उनका बोन स्टॉक अच्छा बन जाएगा तो कोई भी हड्डियों की बीमारी डेवलप होते होते या उसके डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होते होते एक लंबा टाइम रिक्वायर होगा। तो टेक होम मैसेज जो ये है कि हमारे बच्चे, हमारा असासा, हमारा मुस्तकबिल, उनकी डाइट का इतना ख्याल रखें और इतना ख्याल रखें कि उनकी बोन स्टॉक उतना डेवलप हो सके कि उनको जो बोन्स या जॉइंट्स के मसाइल आने में 15 से 20 साल का टाइम लग सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमने इतनी सारी बातों के ऊपर बात की जहाँ पे हमने जाना कि हमारा बोन स्ट्रक्चर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बेहतर लाइफस्टाइल के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, गलत पोस्चर ना रखें, ठीक रखें, बच्चों की डाइट का ख्याल रखें। आई होप कि आप तक ये मैसेज ज़रूर गया होगा। फॉर फर्दर क्वेरीज़ अपने मैसेजेस हमारे लिए छोड़ें ताकि हम अगले शो में आपके लिए अगला टॉपिक लेकर आ सकें और उसके ऊपर बात कर सकें, आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। प्लीज़ देखते रहें हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।